चलिए आज हम जानेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का क्या योगदान था। ठीक है, उनके बारे में जानेंगे कि वह दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। उन्होंने हमारे देश पर जो अंग्रेजी शासक अपना आधिपत्य जमाए हुए थे उनके विरुद्ध गांधी जी ने क्या क्या आंदोलन किए, हमारे देश को कैसे आज़ादी दिलाई और हमारे देश में फिर संविधान का क्या निर्माण हुआ। उसके बाद देश का आगे कैसे मतलब ये आप समझ सकते हैं कि कैसे देश आगे की ओर बढ़ा। इसके बारे में जानकारी अब हम प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गांधी जी सबसे पहले 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत का आए। ठीक है, फिर इन्होंने आते ही 1916 ईस्वी में नरम दल प्लस गरम दल, नरम दल प्लस गरम दल का लखनऊ समझौता करवाया। थोड़ा हिंदी कमज़ोर है मेरा, ध्यान से देखिएगा। लखनऊ समझौता कराया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 17 जून 1917 को साबरमती आश्रम बनाया। यह अहमदाबाद में उन्होंने बनाया। ठीक है, उसके बाद बिहार में अंग्रेज़ों के द्वारा, बिहार के संदर्भ में क्या हुआ, बिहार में अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी 3 कठिया प्रणाली कृषि अपनाई गई। सीखे इसका शाब्दिक अर्थ हुआ क्या कि अगर किसान का जो भी भूमि है उसके 3/20 भाग में नील की खेती करना था, जिससे नील की खेती करने के दौरान भूमि खेत खलियान बंजर हो जाते थे। तो इसके लिए किसान बहुत परेशान थे। तो उन्होंने गांधी जी को बुलाया आंदोलन करने के लिए, जिस आंदोलन का नाम उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में गए और इस आंदोलन का नाम चंपारण सत्याग्रह रहा। और यह उनकी प्रथम आंदोलन थी और बहुत ही सफलपूर्वक यह साबित हुई, जो उन्होंने बिहार में किया 1917 में। चंपारण आंदोलन 1917 में उन्होंने चंपारण आंदोलन किया। फिर उसके बाद उन्होंने 1918 में, हाँ शायद, फिर उन्होंने 1918 में मिल मजदूर, ठीक है, अहमदाबाद में मिल मजदूर के लिए उन्होंने आंदोलन किया। अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए। यह मिल मजदूर का क्या था कि प्लेग बोनस, ठीक है, 1918 में प्लेग बोनस के लिए उन्होंने आंदोलन किया। यानी कि मिल के मालिकों द्वारा प्लेग बोनस दिया जाता था। जब प्लेग ख़त्म हो गया तो मालिक ने बोनस देने से साफ मना कर दिया। तो गांधी जी ने मिल मजदूरों को कहा कि आप लोग धरना पर बैठ जाइए और आप काम मत कीजिए। यानी कि आप अपने किसी भी जो भी काम करते हैं उन उद्योगों में जाना बंद कर दीजिए और आप चुपचाप एक धरना प्रदर्शन कीजिए। और गांधी जी ने साथ मिल करके उनका सहयोग किया और उन्होंने भी धरना पर बैठ गए और जिस कारण से यह भी उनके लिए सफल आंदोलन साबित हुआ। यहाँ उसके बाद उन्होंने 1918 में भी एक आंदोलन किया था गुजरात के खेरा में। ठीक है, यह फसल बर्बाद हो गया था और एक और आंदोलन किया था 1918 में उन्होंने। देखिएगा 1918 में उन्होंने गुजरात में एक आंदोलन किया था।
गुजरात। उन्होंने गुजरात में आंदोलन किया था क्या कि किसानों का फसल जब बर्बाद हो गया था, तो किसानों का फसल बर्बाद होने के बाद भी अंग्रेजी शासक उनसे कर मांग रहे थे कि आप कर दीजिए, फसल बर्बाद हो गया, उससे हमको क्या मतलब है, आपको कर देना ही होगा। तो इसके विरोध में वहाँ के किसानों ने गांधी जी को बुलाया और उन्होंने वहाँ पर आंदोलन किया था। वो भी एक सफल आंदोलन हुआ। उसके पश्चात आया जो बहुत ही भारत के लिए काला दिन जैसा साबित हुआ, रॉलेट एक्ट। उसके बाद आया आपका रॉलेट एक्ट। अब इसके विषय में हम लोग जानेंगे। चलिए, अब आया रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट क्या था? तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम के लिए गतिविधि बहुत तेज हो गई। ठीक है, यानी कि लोग स्वतंत्रता की मांग के लिए लोग बहुत उग्र प्रदर्शन करने लगे और सारे क्रांतिकारी उभर कर नए नए चेहरे आने लगे। इसको देखते हुए अंग्रेजी शासक ने एक नीति बनाई, रॉलेट एक्ट। यह कब हुआ? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर के 1918 में। प्रथम विश्व युद्ध हुआ आपका 1914 से 1918 में। इस बीच में गांधी जी ने क्या किया कि अंग्रेज़ों के लिए, अंग्रेज़ों की के मतलब अंग्रेज़ों से मतलब अंग्रेज़ों के प्रति उन्होंने भारतीयों को बोला कि आप प्रथम विश्व युद्ध में उनकी सेना में शामिल हो जाइए, उनकी सेना में शामिल होना है। ठीक है, भारतीयों को कहा। तो न चाहते हुए भारतीयों ने भी उनकी सेना में शामिल हो गए और गांधी जी का मानना था कि अगर हम उनका सहयोग करेंगे तो वो भी हमारे देश आज़ादी दिलाने में हमारा सहयोग करेंगे और हमारा देश जल्दी से जल्दी आज़ाद कर देंगे। लेकिन इसके विपरीत कार्य हुआ। जैसे ही 1814 से 1918 तक के प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसके तहत बहुत सारी आर्थिक मंदी आ गई, बहुत सारी महंगाई बढ़ गई और युद्ध खत्म होने के बाद उल्टे ही उन्होंने 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट कानून ला दिया और जिसके तहत शक के आधार पर देखिए, इसमें 3 हुआ। बिना दलील, यानी कोई दलील नहीं, कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, बिना अपील, बिना दलील, बिना अपील, और आपको बता दूं कि बिना वकील। ठीक है, यानी कि बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील। ठीक है, वकील का भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और डायरेक्ट वह आपको उठा कर ले जाएगा और आप पर देशद्रोह या कोई भी धारा लगाकर आप पर मुकदमा चला सकता था। समझे? मतलब उनका था कि देश में जो क्रांति गतिविधि बढ़ रही है उसको ख़त्म करना था। बस उनका मुख्य उद्देश्य यही था। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या किए, इनका विरोध करने के लिए सर्वप्रथम पंजाब से 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, जिनका नाम था सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, और तथा दूसरे व्यक्ति का नाम था सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, इन्होंने पंजाब के अमृतसर शहर में लोगों को जालियांवाला बाग में ये कहते, इन्होंने डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे व्यक्ति थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, किचलू। ठीक है, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इन्हीं के विरोध प्रदर्शन में पंजाब के जालियांवाला बाग में, अमृतसर में जो जालियांवाला बाग है उसमें विरोध प्रदर्शन हुआ अंग्रेजों के प्रति। तो जनरल ओडायर ने 13 अप्रैल 1919 में, कब? 13 अप्रैल 1919 में क्या किया,
उन लोगों पर गोलियों की बौछार करवा दी और बहुत सारे लोग मारे गए, जिसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। कैसरे हिंद की उपाधि उन्हें इसलिए मिली, अब इस बात को भी समझ लीजिए, कैसरे हिंद की उपाधि इसलिए उनको मिली कि जब प्रथम विश्व युद्ध चालू हो रहा था तो अंग्रेज़ों को सेना के लिए जवानों की आवश्यकता थी, तो महात्मा गांधी के कहने पर भारतीय लोगों ने भी सेना में अपना योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी। और जब यह काला दिन आया 13 अप्रैल 1919 में, जिनमें हज़ारों लोगों के आसपास की मृत्यु हो गई, तो महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया। ठीक है, किस उपाधि को त्याग दिया? कैसरे हिंद की उपाधि को उन्होंने त्याग दिया। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि असहयोग आंदोलन किया। ठीक है, अब इस चीज़ों को हम समझते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि इसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्यागी। उसके बाद उन्होंने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन किया, जिसका विरोध था, इसमें विरोध क्या था? अंग्रेज़ों का कोई भी वस्तु उपयोग नहीं करना है, अंग्रेज़ों का कोई भी वस्तु उपयोग नहीं करना, उनका जितना भी कपड़ा उपड़ा जितना था लोगों ने इकट्ठा होकर के उसको जला दिया। उनकी कोई भी वस्तु जो भोजन की काम आती थी उनको खाने से वंचित कर दिया, उन्होंने सारे चीज़ को त्याग दिया। इस तरह से उन्होंने असहयोग आंदोलन किया। इसी दौरान क्या हुआ, 1919 से लेकर के 1922 तक, 1919 से लेकर 1922 तक इन्होंने क्या किया? खिलाफत आंदोलन किया। खिलाफत आंदोलन थोड़ा साफ साफ नहीं दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ, उस चीज़ों को सुन करके आप पढ़ सकते हैं। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन है क्या? तुर्की है, ठीक है, तुर्की के जो शासक थे, तुर्की के जो शासक थे, उन्हें विश्व के सभी मुसलमान अपने धर्म के गुरु मानते थे, गुरु समान। ठीक है, यानी कि उनका जो मतलब शैली था, उन्हें धर्म गुरु मानते थे मुस्लिम संप्रदाय के लोग। तो जब अंग्रेज़ों ने उनका अपमान किया, ओटोमन साम्राज्य का विघटन के बाद अपमान किया, तो सभी देश के मुसलमानों को आहत हुआ। इसी प्रकार भारत के मुसलमानों को आहत पहुंचा। तो उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों का विरोध करना चालू कर दिया भारत में। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है हिंदू मुस्लिम एक करने का, स्वतंत्रता संग्राम के लिए। तो उन्होंने भी क्या किया, कि भारत को आज़ादी चाहिए थी, तो भाई अकेले हिंदू से थोड़ी होगा। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एक करने के लिए उन्होंने भी खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया, जिससे क्या हुआ कि भारतीय मुसलमान उनसे खुश हो गए और उन्होंने भी आंदोलन का शुरुआत किया, जो 1919 से 1922 तक चला। ठीक है, इसी दौरान एक चौरी चौरा कांड हो गया। इसी दौरान हुआ एक चौरी चौरा कांड। ठीक है, यह हुआ आपको लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। यह हुआ चौरी चौरा कांड। तो ये हुआ आपको 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर में, जो उत्तर प्रदेश में है। ये कब हुआ, अब देख लीजिए डेट, 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। इसमें इस घटना में क्या हुआ कि गोरखपुर जिला है, गोरखपुर, यह उत्तर प्रदेश का जिला है, उत्तर प्रदेश में यह एक जिला है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि किसान लोग किसी चीज़ का विरोध प्रदर्शन करते जा रहे थे या कोई नारेबाजी करते हुए जा रहे थे।
तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन पर गोली चलवा दिया, जिससे गुस्साए हुए लोगों ने क्या किया, उन सभी पुलिस को दौड़ाया। दौड़ाने के पश्चात वो लोग एक थाने में बंद हो गए और उसी दौरान उन लोगों 22 पुलिसकर्मियों को उन ने मार दिया, जिससे आहत होकर के यह एक गलत लगा गांधी जी को। उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और गांधी जी के इस विचार पर लोगों ने उनका विरोध भी किया, लेकिन बाद में वो लोग भी शांत हो गए। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वराज पार्टी के बारे में कि भाई स्वराज पार्टी क्या हुआ। अगला टॉपिक आया इसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना। भाई स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों? तो स्वराज पार्टी की स्थापना के लिए मुख्य कारण थे, समझ लीजिए। मुख्य कारण क्या था कि गांधी जी का जो विचारधारा था, गांधी जी का जो विचारधारा था उससे लोग असहमत थे, इसीलिए उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसमें 2 व्यक्ति मुख्य रूप से थे, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन थोड़ा हिंदी कमजोर है, दास, और एक थे आपका मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, ये दोनों क्या हुए कि पूर्ण स्वराज पार्टी की स्थापना की और इन्होंने गांधी जी के विचारधाराओं से यह अलग थे, इसलिए इन्होंने अपना एक पार्टी बना लिया अलग होकर के। उसके बाद आया साइमन कमीशन 1928 में। यह साइमन कमीशन जब भारत आया तो इनका विरोध प्रदर्शन हुआ। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। जब यह भारत आया, इनका ऐसा विरोध हुआ कि भारत में क्या हुआ कि उस टाइम कि देशव्यापी हड़ताल हो गए, मतलब देशव्यापी उस समय हड़ताल पर चली गई और उनका खूब विरोध हुआ। इसी के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, साइमन कमीशन पीछे जाओ, साइमन कमीशन पीछे जाओ, इस तरह के कुछ नारे लग रहे थे। उसमें ये लाला लाजपत राय भी विरोध कर रहे थे, तो पुलिस के एक डंडे से उनके सर पर गहरा चोट लगा और वह खून से लथपथ हो गए, जिस दौरान उन्हें अफरा तफरी में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसी के कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु भी हो गई और इस तरह से साइमन कमीशन का बात यहीं से खत्म हुआ। उसके बाद आया पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, अब बात आती है पूर्ण स्वराज की मांग। भाई तो कौन पूर्ण स्वराज की मांग किया? पूर्ण स्वराज